साथियों, यह है मान्यवर साहब कांसीराम द्वारा लिखित पुस्तक चमचा युग और इसका हम 11वां एपिसोड अपलोड कर चुके हैं और यह 12वां एपिसोड है साथियों। आगे कांसीराम साहब लिखते हैं साथियों, जो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में ज्ञापन दिया था उसके संबंध में विशेष विभागीय जिम्मेदारी, दलित वर्गों की असहाय, दुखियारी, सारहीन स्थिति के लिए पूरे तौर पर पुरातन पंथियों की समूची आबादी को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो दलित वर्गों को समान हैसियत और समान व्यवहार से वंचित रखते हैं। यह कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि वे निर्धनता से ग्रस्त हैं अथवा यह कि वे भूमिहीन मजदूरों के वर्ग में आते हैं। हालांकि ये दोनों ही कथन यथार्थ कथन हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दलित वर्गों की निर्धनता का बड़ा कारण वे सामाजिक पूर्वाग्रह हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आजीविका कमाने के अनेक व्यवसाय उनके लिए निषिद्ध हैं। यही तथ्य दलित वर्गों की स्थिति और सामान्य सवर्ण मजदूर की स्थिति में भेद उत्पन्न करता है और अक्सर दोनों के बीच परेशानी का कारण भी बन जाता है। यह बात भी दिमाग में रखनी होगी कि दलित वर्गों पर अनेक प्रकार से अत्याचार और दमन होता है और उनकी स्वयं को बचाने की क्षमता बेहद सीमित है। इस संबंध में प्रासंगिक और आमतौर पर पूरे भारत में प्रचलित तथ्य मद्रास सरकार के राजस्व बोर्ड की 5 नवंबर 1892 संवत 723 की कार्रवाई के अंशों में अच्छी तरह से वर्णित है, जिनसे निम्नलिखित अंश लिया गया है। 134 कुछ इस प्रकार के उत्पीड़न हैं जिन्हें अभी तक केवल इंगित किया गया था और जिन्हें कम से कम सरसरी तौर पर ही उल्लिखित करना होगा। पेरिया लोगों की अवज्ञाकारिता को दंडित करने के लिए उनके मालिक का गांव की कचहरी अथवा फौजदारी अदालतों में झूठे मामले लेकर आते हैं। उनकी भूमियों के चारों ओर पड़ी बेकार सरकारी भूमियों को आवेदन पर प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि पेरिया लोगों के मवेशियों को जब्त कर लें और उनके मंदिर वाले रास्ते को रोक दें। उनकी भूमियों पर सरकारी खाते में धोखाधड़ी से अपने मृत पूर्वजों का नाम लिखवा लेते हैं। उनकी झोंपड़ियां गिरा देते हैं और पिछवाड़े के पौधों को नष्ट कर देते हैं। अनादि काल से चली आ रही सिकमी काश्तकारी में दखल का अधिकार नहीं देना। जबरन उनकी फसल काट लेते हैं और विरोध किए जाने पर उन पर चोरी और दंगा करने का आरोप लगा देते हैं। उनसे ऐसे दस्तावेज करवा लेते हैं जिनके आधार पर उन्हें बाद में बर्बाद कर दिया जाता है। उनके खेतों को पानी का बहाव रोक देते हैं। कानूनी नोटिस दिए बिना ही सिकमी काश्तकारों की संपत्ति को जमींदार के राजस्व बकाये के लिए कुर्क कर देते हैं। 135 यह कहा जाएगा कि इनके निवारण के लिए दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं। यह सच है कि अदालतें हैं, किंतु भारत में देहाती हेम्पडेन पैदा नहीं होते। अदालतों में जाने के लिए हिम्मत चाहिए, कानूनी जानकारी हासिल करने और कानूनी खर्चे पूरे करने के लिए पैसा चाहिए और मुकदमे और अपीलों के दौरान जीवित रहने के लिए साधन चाहिए होते हैं। यही नहीं, अधिकांश मुकदमे
पहली अदालत के निर्णय पर निर्भर करते हैं और इन अदालतों के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वे कभी कभी भ्रष्ट होते हैं और आमतौर पर दूसरे कारणों से उन्हें अमीर भूमिधारी वर्गों से सहानुभूति रखते हैं, जिसके सदस्य वे स्वयं होते हैं। 136 अधिकारी वर्ग में इन वर्गों का प्रभाव कोई बड़ी बात नहीं है। स्वदेशियों में यह चरम पर होता है और यूरोपीय लोगों में भी अच्छा खासा होता है। ऊपर से नीचे तक सभी दफ्तरों में उनके प्रतिनिधि भरे होते हैं और उनके हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रस्ताव नहीं होता, बल्कि उसके प्रस्तुत होने से लेकर प्रभावी होने तक वे उस पर तमाम तरह से असर डाल सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इन परिस्थितियों को देखते हुए दलित वर्गों का उत्थान तब तक ये कोरी आशा ही रहेगी जब तक इस काम को तमाम सरकारी गतिविधियों में सबसे आगे नहीं रखा जाएगा और सरकार की ओर से एक निश्चित नीति और संकल्पित प्रयास द्वारा अवसरों की बराबरी को व्यवहार में मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दलित वर्गों का प्रस्ताव यह है कि संवैधानिक कानून द्वारा भारत सरकार पर यह वैधानिक दायित्व जड़ा जाए कि वह उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय एक विभाग बनाकर रखेगी और भारत सरकार अधिनियम में इस आशय की एक धारा जोड़ेगी। नंबर 1, इस संविधान की प्रस्तुति के साथ साथ और उसके अंश के रूप में भारत सरकार में एक विभाग बनाया जाएगा जिसका प्रभार एक मंत्री के पास होगा और जिसका उद्देश्य दलित वर्गों के हितों की निगरानी करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना होगा। नंबर 2, मंत्री तब तक पद पर रहेगा जब तक उसे केंद्रीय विधायिका का विश्वास हासिल रहेगा। नंबर 3, मंत्री को कानून द्वारा सौंपे अथवा हस्तांतरित किए गए अधिकारों और कर्तव्यों के पालन के संदर्भ में उसका कर्तव्य होगा कि वह पूरे भारत में दलित वर्गों के कल्याण में सहायक और उनके खिलाफ सामाजिक अन्याय, अत्याचार अथवा उत्पीड़न के कृत्यों की रोकथाम के उपायों की तैयारी, प्रभावी क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए वांछनीय सभी कदम उठाए। नंबर 4, गवर्नर जनरल के लिए यह कानून सम्मत होगा कि वह शिक्षा, स्वच्छता आदि से संबंधित किसी भी अधिनियमन से होने वाले दलित वर्गों के कल्याण के संदर्भ में मंत्री को सभी या कोई अधिकारों अथवा कर्तव्यों का हस्तांतरण करे। मंत्री के अधीन और उसके सहयोग से काम करने के लिए प्रत्येक प्रांत में दलित वर्ग कल्याण ब्यूरो का गठन करे। साथियों, चमचा युग को हमें यूट्यूब पर डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका कारण सिर्फ यही है कि चमचा शब्द का उपयोग कांसीराम साहब ने समाज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया, जबकि वर्तमान में चमचा शब्द का प्रयोग समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। कुछ मित्रों ने यूट्यूब पर चमचा योग किताब को अपलोड किया है, लेकिन पूरा अपलोड नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं चमचा योग किताब को पूरा अपलोड करूं, जिससे समाज इसको देख सके। इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।